Hello everyone, welcome back. So one of the more important decisions we have to take in a CA final is कि पेपर 6 में इलेक्टिव क्या लेना है. मेरी बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं. क्या है पेपर इजी है, क्या है पेपर स्कोरिंग है, क्या इसमें कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, एंड मोस्ट कॉमनली कि मेरे फ्रेंड्स कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं. So in this video I'll be sharing कि मेरे क्या considerations थे and how that led me to choose the most uncommon of all the 6 subjects. So just to brief through हमारे 6 options होते क्या हैं. So there is the more common economic law and the risk management, and then we have GFRS, international tax, FSCM, and the least common of all, which perhaps I have chosen, is the multidisciplinary case study. In fact, as per RTI, I saw the response of an RTI in a particular attempt. There were only like 60 odd students that took this paper. So that's that level of uncommon. So why did I choose this paper? So I'll be sharing what are the advantages and what are the risks of this paper and how that led me to choose this one. So the most important advantage of this paper, that is multidisciplinary case study. So MDCS जो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ भी नया कंटेंट नहीं है. इसमें जो हमारे बाकी 7 पेपर्स हैं, जो CFA के बाकी 7 पेपर्स हैं, उन सब का ही कॉम्बिनेशन है ये पूरा पेपर. सो आज में इसमें कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है. जो हम सारे सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं वही इसमें असेस होगा, विद द डिफरेंस कि वो सारा साथ में होगा असेस एंड बुक्स के साथ होगा. एंड बाकी 7 सब्जेक्ट्स में हमें बिना बुक के आंसर करना पड़ते हैं, आप बुक के साथ कर सकते हैं. सो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगा, मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी. जो मैं 7 सब्जेक्ट से अदरवाइज भी रिवाइज करूंगा ही, वही मेरे इस पेपर में यूज आ जाएगा. सो इसका कॉन्सिक्वेंट एडवांटेज क्या है कि मुझे अपने स्टडी लीव में बहुत कम टाइम डिवोट करना पड़ा इस सब्जेक्ट को. दैट इज मैंने अराउंड 2 या 3 दिन दिए होंगे इसके सिर्फ केस स्टडीज वगैरह करने के लिए. और ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ा, ना ही क्लासेस लेनी पड़ी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा टाइम रिविजन के लिए देना पड़ा, क्योंकि जो मैं 7 सब्जेक्ट अदरवाइज भी कर रहा हूँ वो सब इसी पेपर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग स्टडी लीव, इवन जो 1.5 डेज होते एग्जाम के पहले भी, उसमें भी ज़्यादा टाइम डिवोट इस सब्जेक्ट को नहीं करना पड़ा. तो मैं थोड़ा टाइम DT IDT को दे पाया पेपर 6 में, इंस्टेड ऑफ जो एक्स्ट्रा खाली टाइम बचा था पेपर 7-8 में कंट्रीब्यूट कर पाया मैं थोड़ा, क्योंकि इस पेपर में काफ़ी कम पढ़ने का रहता है. एक दूसरा एडवांटेज जो मुझे लगा था वो थे काफ़ी रिसेंट अटेम्प्ट्स में इसके पेपर काफ़ी इजी आ रहे थे, काफ़ी मतलब टू द पॉइंट एंड स्कोरिंग आ रहे थे, एक्सेप्ट December 21 जो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था. अदरवाइज बाकी पेपर्स थोड़े इजी आ रहे थे. सो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला था कि ये पेपर ले सकते हैं, बट ये ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है. तो दिस इज नॉट अ वेरी रिलायबल कंसिडरेशन जो कि लेना है. सो मेन कंसिडरेशन यही थी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है, मेरा टाइम बचता है स्टडी लीव में भी 1.5 डेज में भी. एंड क्योंकि मुझे 7 सब्जेक्ट्स पे कॉन्फिडेंस था, एज इन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बाकी 7 सब्जेक्ट से पूरा कॉन्फिडेंस हो. एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपके सामने बुक होगी तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो. आपको अगर उस बाकी 7 सब्जेक्ट से कॉन्फिडेंस है, वो आपके पूरे तरीके से हो रखे हैं, देन दिस बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक इन पेपर 6F. रिस्क क्या है सब्जेक्ट में या प्रॉब्लम्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बहुत ज़्यादा बुक्स कैरी करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम. मतलब एक्चुअली 2 थैले भर के बुक्स लेकर गया था मैं. क्या क्या बुक्स थे वो मैं वीडियो में बाद में बताता हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा बुक्स कैरी करनी पड़ती हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड द सेकेंड रिस्क कि अगर आपको बाकी 7 सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये पेपर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा. दैट इज़ द अदर रिस्क. सो ड्यू टू दीज रीजन्स, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस भी था एंड उससे मेरा टाइम बच रहा था, दैट इज़ वाई चोज दिस सब्जेक्ट. मूविंग ऑन, फॉर दोज पीपल जो सब्जेक्ट ले रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है. सो एज इन कंटेंट के नाम पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. जो पढ़ना है वो है सिर्फ केस स्टडी डाइजेस्ट जो इंस्टीट्यूट निकालता है, डाइजेस्ट जो आता है, प्लस पास्ट पेपर्स प्लस MTPs. सो दैट इज़ द टोटल. इतना ही करना है हमें. बाकी 7 सब्जेक्ट स्टडी तो हम अदरवाइज भी कर ही रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा नहीं है. सिर्फ केस स्टडी डाइजेस्ट, MTPs एंड पास्ट पेपर जो हमें एक्स्ट्रा करने हैं. तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगते हैं इसको स्टडी लीव में करने में, सारा टाइम लगता नहीं है. मूविंग ऑन, इसके इंडेक्स. सो इंडेक्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक ओपन बुक में होता ही है. सो इसमें आपको पब्लिकली अवेलेबल इंडेक्स मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है. आपको खुद को ही एक्सेल में बनानी पड़ेगी. सो इसको कैसे बना सकते हैं? सो आपने चालू किया कि केस स्टडी 1 आपने चालू करी. इसका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन का टेक्स्ट, मतलब इसमें केस स्टडी वाइज ना बन के क्वेश्चन वाइज बनाना इज मोर प्रेफरेबल, जिसको हम बाद में सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट कर देंगे. ऐसे हमने बनाया केस स्टडी 1, उसमें क्वेश्चन 1 है, उस क्वेश्चन का टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट DT, फिर क्वेश्चन 2 ITT, क्वेश्चन 3 FR. ऐसे हमने सारे केस स्टडीज के सारे क्वेश्चंस का टेक्स्ट और उनका सब्जेक्ट लिख दिया, और लास्ट में उससे सब्जेक्ट वाइज फिल्टर लगा दिया. सो नाउ हमारे पास हो गया DT के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं और उनका पेज नंबर रेफरेंस, केस स्टडी रेफरेंस. IDT में ये क्वेश्चंस है, ऐसे हमें सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे. सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज हो जाएगी पूरी इंडेक्स. और ये
ये पूरा काम केसी डाइजेस्ट के लिए भी करेंगे, पास्ट पेपर एमटीपी सबके लिए कंबाइंड ये पूरा काम करेंगे, तो इससे पूरी इंडेक्स बन जाएगी जो कि सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट होगी। क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं समझ तो आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये, तो बेस्ट तरीका सॉर्ट करने का सब्जेक्ट वाइज ही है इंडेक्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू कैरी। सो काफ़ी कुछ कैरी करना पड़ता है इस पेपर के अंदर, एज इन 2 थैले लेके गया था मैं, अराउंड 30 बुक्स हो गई थी। सो इसमें क्या क्या आएगा, तो मेनली जिस बुक से आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो बुक, प्लस एसएम, मतलब एसएम में रिकमेंड करता हूँ कि कुछ भी अगर जो उस बुक में ना हो और एसएम में हो तो वो आ जाएगा पेपर में। तो जिस बुक से आपने पढ़ा है वो प्लस एसएम, या अगर आपने एसएम से पढ़ा है तो फिर वो आपका सोर्स कम हो जाएगा। प्लस जैसे आपने ऑडिट के अंदर एसेज एसएम में नहीं है तो वो आप जिस बुक से पढ़े हैं, या डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने कोई समरी मॉड्यूल रेफर करी है, या किसी भी सब्जेक्ट में इस टाइप के कोई आपको जिस बुक पे कॉन्फिडेंस हो सब रेफर कर सकते हो वो बुक, प्लस ये सब्जेक्ट की केस स्टडी डाइजेस्ट, जो पास्ट पेपर से कंपाइलेशन, आपके एमटीपी से कंपाइलेशन, और ना इस सब की इंडेक्स जो आपने बनाई है, या फिर आपको कुछ भी ये केसे करते समय कुछ भी नया टॉपिक लगता है, वो टॉपिक का आपको कैरी करने का मन करता है तो वैसा कुछ भी अपना, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ना कंपनीज एक्ट का जो इंटर वाला पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पर वो CA फाइनल के कोर्स में नहीं है, तो आप इसको इंटर की बुक ले गए, इस टाइप के कुछ भी आपको जो लगती है कि इस सब की नीड हो सकती है वो सब कैरी करना रहेगा। अराउंड 30 बुक्स अराउंड तो हो ही जाएंगी। सो दैट इज अ लॉट, बट सो टेक दैट इन कंसिडरेशन बिफोर यू चूज दिस सब्जेक्ट। सो लास्ट डे इस सब्जेक्ट में करने को सिर्फ इतना सा रहता है कि एक बार केस स्टडी से गो थ्रू कर लिया और एक बार इंडेक्स से गो थ्रू कर लिया कि अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे वो याद आ जाए कि ये करा हुआ है, मैं इंडेक्स में खोज लूँ। तो इंडेक्स करने का सिर्फ ये पर्पज है कि एज इट इज क्वेश्चन आया तो याद आ जाए। अदरवाइज तो बाकी 7 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने का तो ना तो टाइम है ना कोई यूटिलिटी है, क्योंकि एनी केस आपने पुराने 5 सब्जेक्ट तो रिवाइज करे ही हैं जस्ट पिछले 10 दिन के अंदर ही, तो उनको वापस रिवाइज करने की कोई नीड नहीं है। सो इनफैक्ट जो ये केस स्टडी पढ़ने वाला काम है ये तो एग्जाम के सुबह सुबह 2-3 घंटे में हो जाता है। सो बाकी पूरा 1.5 दिन आप DT-IDT को दे सकते हैं, तो उसके डबल फायदे, एक तो आपको DT-IDT आपके यूज भी आएगी पेपर 6 में, प्लस आपको DT-IDT पेपर 7-8 में भी थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा, आपके थोड़े चैप्टर्स उस टाइम पे कवर हो जाएंगे, तो आप DT-IDT में कोर्स कंप्लीशन के चांसेस मतलब ज़्यादा आसान हो जाएगा कोर्स कंप्लीट करना। तो उनके भी कौन से टॉपिक्स कर सकते हैं जो आपको लगता है कि याद रहेंगे इजीली, जैसे PGBP कर लिया, या फिर ना IDT के जो इंटर वाले टॉपिक्स है जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है उस टाइप के टॉपिक्स कर लिए, एकदम ईजी वाली चीज़ें कर ली उस टाइम पर, पेपर 6 के टाइम पर 1.5 दिन के अंदर, ताकि वो याद भी रहे पेपर 7-8 में, उसमें यूज़ भी हो जाए। सो कंक्लूडिंग, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप ये सब्जेक्ट लो या सब्जेक्ट ना लो। माई ओनली कंक्लूजन वुड बी कि सिर्फ कोई सब्जेक्ट इसलिए मत लो कि आपके दोस्त ले रहे हैं या फिर सब ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ले लेना चाहिए। आपके पास 6 ऑप्शंस है, मेक अ थरो एनालिसिस, प्लीज सारे सब्जेक्ट्स का पेपर्स कैसे आ रहे हैं वो देखो, क्या कंटेंट है, एक बार ब्रीफली सारे सब्जेक्ट्स को एक एनालिसिस करके देखो कि एटलीस्ट आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाओ। सिर्फ ऐसे क्योंकि सब ले रहे हैं इसलिए हमने सब्जेक्ट ले इस तरह लेके एटलीस्ट थोड़ा ओपन रहे कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पे एक्सप्लोर कर सकें, क्या पता वो बेटर हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू।